नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में है, जहां वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं। पीएम मोदी पोलैंड के बाद आज सुबह यूक्रेन पहुंचे हैं और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के इस दौरे पर लगी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से ही पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि संवाद से समाधान की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रणभूमि में किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। पीएम मोदी के इस दौरे से न सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक नई ऊंचाई आएगी, बल्कि पीएम मोदी की इस यात्रा को शांति यात्रा के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या है पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के मायने, इस विषय पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ममता चोपड़ा। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूक्रेन में हैं और ये वक्त वो वक्त है जब यूक्रेन संघर्षरत है। ऐसे में यूक्रेन की प्रधानमंत्री की ये यात्रा, इसके कई मायने, कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन क्या है सच, किस तरीके से, किन मायनों में ये यात्रा महत्वपूर्ण रहेगी, विश्व की है इस पर नजर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी आज सुबह ही पहुंचे हैं। पोलैंड से कीव तक की यात्रा उन्होंने ट्रेन से पूरी की है, जिसे रेल फोर्स 1 कहा जाता है। यूक्रेन में एयर स्पेस बंद होने की वजह से सुरक्षा कारणों से ही ये यात्रा ट्रेन के द्वारा की गई है। और पोलैंड से कीव तक का 10 घंटे का सफर जिसे प्रधानमंत्री ने तय किया। और कीव होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। पूरा होटल भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री की कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी होनी है। और इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उनके साथ साथ तमाम शांति के समाधान के ऊपर भी मंथन होने की उम्मीद, संभावना जताई जा रही है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दशक में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो यूक्रेन पहुंचे हैं। 1991 वो वर्ष था जब यूक्रेन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा हासिल हुआ, जिसके बाद 1992 में भारत ने यूक्रेन को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। लेकिन तब से अब तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गए थे। ऐसे में इस वक्त जब यूक्रेन को इस साथ की, इस मदद की, अपने सहयोगियों की सबसे अधिक दरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यूक्रेन। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री आज होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतवंशी उनका स्वागत और इस्तकबाल करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए मौजूद थे। और सड़कों को भी हमने देखा ममता, किस प्रकार से बड़ी संख्या में कीव की सड़कों पे लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद थे। कीव वो जगह है जहां पे संघर्ष लगातार करीब 2-2.5 साल से जारी है। बावजूद उसके प्रधानमंत्री के पहुंचने पर इतनी बड़ी संख्या में भारतवंशियों का पहुंचना और प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए, उनके दीदार के लिए पहुंचना, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर कितनी उत्सुकता और कितना एक तरीके से स्वीकारता है इस विदेशी सरजमी पे, चाहे वो भारतीय हो या अन्य तमाम लोग हों। और प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो वही खुश मिजाजी और वही एक अभिनंदन, स्वागत और एक तरीके का जो तस्वीरें हम हमेशा किसी भी विदेशी सरजमी पे देखते हैं, वो आज हमें फिर से कीव में देखने को मिली हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लोग हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री के स्वागत और इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और प्रधानमंत्री ने भी हमेशा की तरह किसी को निराश नहीं किया, किसी से हाथ मिलाया तो किसी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, कोई तस्वीरें खिंचा रहा था। और तिरंगा हाथ में ये बताता है कि कैसे भारत यूक्रेन के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से जो तमाम भारतवंशी वहाँ मौजूद हैं, उन सबको एक तरीके से उनका अभिवादन को स्वीकार करना और वंदे मातरम के जय घोष विदेशी सरजमी पे, ये भी बहुत मायने रखता है ममता। जी बिल्कुल, अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को सामने रखते आए हैं कि विदेशों में जो भारतवंशी रहते हैं वो हमारे ही देश के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ऐसे में यूक्रेन में जो भारतवंशी हैं, वे जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे थे तब उनका जोश देखने लायक था। क्योंकि उनके देश के प्रधानमंत्री देश का संदेश लेकर उनके बीच पहुंचे हैं। खास तौर पर इस वक्त को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अतुल तनेजा जी हैं जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल अनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संजय भट्टाचार्य जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, वो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अतुल अनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चूंकि ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इस दौरे के मायने बहुत सारे हैं, इसलिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु, आप एक विदेशी मामलों के जानकार होने के नाते इस दौरे से क्या आकलन करते हैं?
देखिए, ये दौरा जो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में हो रहा है, जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, अब उससे पूरा विश्व एक तरह से इम्पैक्टेड है। तो इसके समाधान में अगर भारत एक योगदान देते हैं, प्रधानमंत्री खुद योगदान देते हैं, तो उसका जो असर है, उसका असर सिर्फ बायलैटरल नहीं, उसका ग्लोबल असर है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये दौरा जो है ये बहुत ही ऐतिहासिक दौरा है और हमें इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। G20 की समिट जैसे हुई, वहाँ पर जो है भारत एक तरह से ग्लोबल प्लेइंग फील्ड पे आया है। उसके बाद इस यात्रा से पहले प्रधानमंत्री रूस गए, G7 की समिट में उन्होंने भाग लिया। तो एक तरह से भारत अब ग्लोबल स्टेज में और जो विश्व की बड़ी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए भारत की एक भूमिका है और एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसीलिए ही सारी दुनिया की नज़रें, जैसे आपके इंट्रोडक्शन में कहा गया, इसके लिए इसी की वजह से है क्योंकि इसका असर जो है ग्लोबल है, कोई लोकल और रीजनल नहीं है। जी सर, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं क्योंकि शायद इसीलिए भारत ही नहीं, यूक्रेन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर लगी हुई है। और शायद इसीलिए रशिया हो, अमेरिका हो या यूएन जैसी संस्थाओं, इन तमाम जगहों पर इस प्रधानमंत्री की इस यात्रा की चर्चा हो रही। क्या यही एक उम्मीद है कि भारत लगातार शांति की बात करता है और भारत की जो विदेश नीति है वो अपने आप में बताती है कि साहब आप शांति के लिए संवाद से जाइए, समाधान आपको निकलता नजर आएगा। तो क्या एक प्रधानमंत्री की इस यात्रा को एक शांति यात्रा के लिए नजरिए से देखा जा रहा है? अरिंदर जी, बिल्कुल आप इसको शांति यात्रा कह सकते हैं क्योंकि एक एक्सेप्टेबिलिटी है। कल पोलैंड में थे प्रधानमंत्री जी, तो डोनाल्ड टस्क ने जिस तरह से कहा, कितनी उम्मीद जताई कि आप जो है यूक्रेन में कुछ एक कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं वहाँ के समाधान के लिए। उसी तरह से G7 के जो देश हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। और इसके पहले प्रधानमंत्री रूस गए थे और व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। वहाँ पर भी एक तरह से एक सहमति थी कि आप एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से भारत की एक तरह से न्यूट्रलिटी या पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का है, सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसिव हैं, आप एक्टिव पीस के लिए आप जा रहे हैं, शांति के लिए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरह से भारत के जो बड़े इंटरेस्ट हैं, भारत का जो राइज है वो नहीं हो सकते जब तक विश्व में शांति ना हो। तो इस तरह से जो भारत की छवि है, भारत की बुनियाद है और एक तरह से भारत की जो सभ्यता है, उसकी वजह से ये प्रधानमंत्री का विजिट जो एक खास क्रेडिबिलिटी ला रहा है। तो इसीलिए हम इससे उम्मीद बढ़ती है। यह नहीं कि कल इसमें जो है शांति बन जाएगी, लेकिन एक ये प्रोसेस है और जब यह समय आएगा पूरी तरह से डायलॉग और नेगोशिएशंस में, उसमें भारत की एक जगह पहले बनी होगी। तो एक तरह से प्रधानमंत्री भारत को प्रीपोजिशन भी कर रहे हैं आगे की जो डिप्लोमेसी होगी। हर एक युद्ध का एक अंत होता है डिप्लोमेसी से, तो उसमें भारत ऑलरेडी एक तरह से एक छलांग लगा चुका है। जी, इस तो वक्त ये संजय बहुत भट्टाचार्य महत्वपूर्ण बात अनया जी कह रहे हैं कि प्री पोजिशनिंग, मतलब ये बहुत मायने रखती है कि विदेश नीति और कूटनीति के लिहाज से अगर बात की जाए। आप हमारे अगले मेहमान भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, संजय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। संजय जी, जो बात अनेजा जी ने कही उसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं तो किन मायनों में भारत की स्थिति को इसलिए भी महत्वपूर्ण समझा जाए कि ऐसे वक्त में जब तमाम देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं या रूस को नकारा है, ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा, रूस के साथ खड़ा है तो यूक्रेन के साथ भी खड़ा हुआ है। ऐसे में इस संघर्ष के दौर में भारत की जो अलग एक स्थिति बन रही है, ये किन मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है? अब देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत का जो प्रोग्रेस हुआ है वो ना सिर्फ आर्थिक मामलों में है लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक मामलों में भी है। जियो स्ट्रेटेजिक मामले में भारत का सबसे ज्यादा योगदान ये है कि हमारा जो नीति है वो काफी देशों से भिन्न है। बाकी सारे देश अक्सर ये सोचते हैं कि युद्ध करने से वो कुछ लाभ पा सकते हैं, लेकिन हमारा नीति ऑलवेज ये रहा है कि हमारा शांति का जो दूत है, शांति का जो प्रस्ताव है, उससे हम लोग आगे अग्रसर बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका ही जिक्र। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको विनम्रता से रोकना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें हमारे पास में कीव से आ रही हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई, और ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वहां के एक बॉटनिकल गार्डन में और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और 151वीं जो जयंती थी एक महात्मा गांधी की 2020 में, मतलब ये उस समय इस प्रतिभा का कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था और ये दुनिया भर में महात्मा के और बापू के सिद्धांतों की स्वीकारोक्ति या कहा जाए जो स्वीकारता बढ़ रही है उसका संदेश देता है। और यूक्रेन और कीव की धरती पर
शांति के इतने बड़े दूत के प्रति श्रद्धांजलि देना, इसके भी बहुत अपने आप में संदेश है ममता। बिल्कुल, गांधी जी जो हमेशा से ही सत्य, अहिंसा, शांति के मार्ग को आगे बढ़ाते रहे हैं, इन्हीं मूल्यों पर गांधीवाद दर्शन स्थापित है। ऐसे में यूक्रेन पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करना, गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये दिखाता है, कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत देता है कि मौजूदा दौर में भी गांधी जी के ये मूल्य प्रासंगिक हैं। आज के दौर में भी गांधीवाद ही है जो विश्व को इन संघर्षों से आगे निकाल कर दिशा दिखा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण संकेत प्रधानमंत्री का यूक्रेन की धरती पर जाकर कीव से जो प्रधानमंत्री ने ये संदेश विश्व को दिया है, ये मात्र एक प्रणाम ही नहीं है गांधी जी के चरणों पर, बल्कि ये विश्व के लिए एक संदेश भी है कि आइए मिलकर शांति के पथ पर आगे बढ़ें, आइए मिलकर अहिंसा का मार्ग चुनें और शांति का समाधान, इस संघर्ष का समाधान शांति के माध्यम से निकालें। यहाँ भी भारी तादाद में भारतवंशी उपस्थित हैं जो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पण करते हुए ये दृश्य जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं कीव से, इस वक्त हमारे संवाददाता अमृतपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी संवाददाता जो लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे पे नजर बनाए हुए हैं। अमृत, अगर इन तस्वीरों को अपने आप किस तरीके से इसको व्याख्या देंगे या कैसे विस्तार देंगे, क्योंकि शांति के अग्रदूत के तौर पर बापू को देखा जाता है, उनके सिद्धांतों को देखा जाता है, और कीव यूक्रेन में महात्मा के संदेश को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम है ये श्रद्धांजलि देना, कैसे इस बात को आप विस्तार देंगे अमृत? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। जब भारत के प्रधानमंत्री किसी भी मुल्क में जाते हैं और महात्मा गांधी का अगर वहाँ एक स्टैचू है तो वो एक फ्लोरल ट्रिब्यूट्स देते हैं भारतीय समुदाय से मिले वहाँ जो गांधी जी के स्टैचू से, क्योंकि गांधी जी एक भारत की जो वैल्यूज हैं, जिस तरह की बात भारत एक लास्टिंग पीस की करता है, तो उसके एक सिंबल थे। दूसरी बात, आज के वक्त में महात्मा गांधी के मैसेज की जो रेलेवेंस है वो ये एक सिंबॉलिक संकेत है कि महात्मा गांधी जब अपनी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के दौरान कहते थे कि आप इन समस्याओं का हल हिंसा से नहीं ढूंढ सकते, तो प्रधानमंत्री भारत का ये जो लॉन्ग स्टेटेड स्टैंड है कि आप इसको, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या युद्ध चल रहा है, इसका सोल्यूशन या इसका हल आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से ढूंढ पाएंगे, आप बातचीत से ढूंढ पाएंगे, आप जंग के मैदान पर उसका सोल्यूशन या उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा के गांधी जी के स्टैचू पर या बस पर ये फूल अर्पण करना और होमेज पे करना सांकेतिक भी है। और दूसरी बात, क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन में गए हैं जब से यूक्रेन को आज़ादी मिली है 1991 से, तो ये अपने आप में सांकेतिक है। जी अतुल नेजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, ये जैसे ये फंक्शन हुआ, ये गांधी जी के स्टैचू के सामने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो एक सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये एक भारत की जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है उसका एक ये प्रतीक है कि जैसे अमृतपाल ने कहा कि आप किसी भी समस्या को, आपको हिंसा से आप नहीं उसको सुलझा सकते, उसको आप बातचीत और डायलॉग से ही सुलझा सकते हैं। तो एक तरह से ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है इस इवेंट की। और बाकी जो जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूटी है भारत की डिप्लोमेसी की, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसका एक बिल्कुल एक तरह से ज़मीन पे उसको डॉक्ट्रिन को उतारा जा रहा है अब कि आप जो है वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, तो आप सबको मिलके ही जो पोस्ट कोविड सिचुएशन आई है, जिस तरह की विश्व की स्थिति है, इसको पीस और हार्मनी और कोऑपरेशन से ही आप आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट बात है कि ये नए डॉक्ट्रिन के लिए भारत ने पहल की है, भारत ने इनिशिएटिव लिया और प्रधानमंत्री ने खुद इसका इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, और प्रधानमंत्री का कीव में महात्मा के स्टैचू पे पुष्पांजलि अर्पित करना ये दिखाता है कि शांति के अग्रदूत के तौर पर उनके सिद्धांतों पे आज भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। अमृत, किस तरीके से आप इस स्टैचू को भी देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे इतना बड़ा संघर्ष लगभग 2-2.5 साल से चल रहा है,
वहां शांति के प्रणेता की मौजूदगी यही अपने आप में एक विश्वास पैदा करती है कि हाँ, आप संघर्ष के बाद आप समाधान की ओर जब बढ़ेंगे तो शांति के इसी प्रकार के रास्ते से आपको आगे बढ़ना होगा और अहिंसा के मार्ग से आपको मानवता के लिए आगे आना होगा। अमृत। बिल्कुल, गांधी जी का संदेश एसेंशियली यही था कि आप फोर्स, यूज ऑफ फोर्स से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, किसी लोगों की जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी है उस पर आप अटैक नहीं कर सकते हैं और उसके आप हल नहीं पा सकते हैं। याद करें कि जब ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल चल रही थी तो गांधी जैसे लोगों का, वही जो कॉलोनियल पावर्स थी वो मजाक उड़ाती थी कि ये हाफ क्लैड नेकेड फकीर क्या कर लेगा। आज यूरोपियन कैपिटल्स में गांधी जी की प्रतिमा हर जगह लगी हुई है और वहां पर जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं या वैसे भी कोई इंटरनेशनल फिगर्स जाती हैं तो वो अपने रिस्पेक्ट पे करती हैं और मानती हैं, इस बात को मानती हैं कि उनका जो योगदान था, उनका जो रोल था या उनका जो वॉइस ऑफ रीजन था, उसके लिए उनको सहारा जाता है। वही जिस सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे हमारे गेस्ट कि ये आप कंसिस्टेंटली कहते रहे हैं और आज के दौर में भी वो रेलेवेंट है कि आप यूज ऑफ फोर्स से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, लोगों का जो आइडिया है और यहाँ खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ह्यूमैनिटेरियन जो प्रधानमंत्री ने कल पोलैंड में भी कहा डोनाल्ड टस्क को मिलने के बाद कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, इस पूरे युद्ध की सबसे ज्यादा डीपली कंसर्निंग बात ये है कि उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट दुनिया भुगत रहा है, जो लॉस ऑफ इनोसेंट सिविलियन लाइफ दोनों साइड्स पर, सिर्फ यूक्रेन में नहीं उधर भी, रूस में भी। और ये एक जीरो सम गेम है जो आप खेल रहे हैं। आपको फाइनली अगर इसको एक लास्टिंग पीस ढूंढनी है तो आपको नेगोशिएटिंग टेबल पर ही बैठना पड़ेगा, बातचीत के द्वारा ही इसका मसला हल करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि गांधी जी जिस सोल फोर्स की बात करते थे, दुनिया अब उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट करती है, पर अफेक्ट कर पाती है ये नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी दुनिया में चल रहे हैं और शायद आगे भी चलते रहेंगे। पर वॉइस ऑफ रीजन आप इमर्ज करेंगे, जो इमर्ज किए हैं और उस पर जो आप हाथ ऑन कर रहे हैं, मेरे ख्याल है कि इस जो प्रधानमंत्री का गांधी जी के स्टैचू पर जाकर फूल अर्पण करना कीव में, ये एक संकेत है कीव को भी, मॉस्को को भी और दुनिया की और तमाम ताकतों को भी जो इस संघर्ष में मुलव्विस हैं। और दूसरी जो प्रधानमंत्री ने कहा कल कि वी आर रेडी टू वर्क विद आवर फ्रेंड्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट, उन वैसे मुल्कों को भी कि देखिए इसका इम्पैक्ट, एक तो लॉस ऑफ लाइफ जो हो ही रहा है आपकी धरती पे, दूसरा जिनका कोई लेना देना नहीं, दूर दराज के मुल्क, छोटे मुल्क, डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ, जो कंगाली की हालत पे आ गए हैं फूड सिक्योरिटी की वजह से, एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से, उनका वास्ता आप इसको बातचीत से हल करें। जी बिल्कुल। तो ये गांधी जी की कांस्य की प्रतिमा है जो एवी फॉर्मिन बोटैनिकल गार्डन कीव का, जहां पर इसको 2020 में स्थापित किया गया और आज प्रधानमंत्री कीव में महात्मा गांधी जी की इसी प्रतिमा पर पुष्पांजलि प्रधानमंत्री ने अर्पित की है। और हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी भी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, अगर हम देखें तो ये बात तो दुरुस्त है कि महात्मा गांधी जी के मूल्य और गांधीवाद आज के दौर में भी प्रासंगिक है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यूक्रेन जाने से पहले इस बात को सामने रखा कि मित्र और भागीदार देश के रूप में शांति के समाधान, शांति के रास्ते से समाधान निकालने पर भी मंथन होगा, चर्चा होगी। क्या उम्मीद प्रधानमंत्री के इस दौरे से, क्योंकि हम ही नहीं विश्व उम्मीद लगाए बैठा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त हो, ये विश्व का हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन दिशा नहीं मिल रही। संजय जी। हाँ, आवाज आपका ठीक से नहीं आ रहा है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि गांधी जी के तो विचार हमेशा से ही प्रासंगिक रहे हैं, हर दौर में प्रासंगिक रहे हैं, लेकिन ये प्रासंगिकता उस वक्त और बढ़ जाती है जब विश्व में संघर्ष का दौर दिखता है। और इस वक्त जब यूक्रेन में प्रधानमंत्री उपस्थित हैं, तो ऐसे में मित्र और भागीदार देश के रूप में यूक्रेन के साथ भारत का खड़ा होना और गांधीवाद का ये
पुष्पांजलि के माध्यम से गांधी जी के विचारों को, मूल्यों को विश्व के सामने पुनः स्थापित करना, रखना, किन मायनों में इनको जोड़कर इसकी महत्ता को समझा जा सकता है? तो अब देखिए, गांधी जी ना सिर्फ शांति और अहिंसा का एक प्रतीक है, वो सत्याग्रह का भी एक प्रतीक है। यानी कि अगर अन्याय हो उसके विरुद्ध भी उठना जरूरी है, और भारत का यही नीति रहा है। और मैं जो पहले भी कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने बाली G20 समिट के दौरान उन्होंने ये पहले कहा था कि ये युद्ध का इरा नहीं है, हमें डिप्लोमेसी और डायलॉग के दौरान ये सारे मसले को निभाना चाहिए, ताकि हम लोग इसका अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकाल पाए। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जब भी बातचीत हुई, अग्रीमेंट की ओर बढ़े, और पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में हमने देखा है ऐसा भी काफी प्रस्ताव आए हैं, जबकि उन्होंने एक पीस ट्रीटी की ओर अग्रसर हुआ, लेकिन वो जा नहीं पाए। तो हमारे प्रधानमंत्री का भी यही प्रस्ताव है कि हमें उस रूट को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि डिप्लोमेसी का है, ना कि युद्ध का। और ये एक खास महत्व रखता है क्योंकि इस दौरान 2.5 साल के करीब युद्ध हुआ है। यूक्रेन के लोगों को, उनके इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है, रशिया की इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, ग्लोबल डिस्टर्बेंस हुआ है इस युद्ध के कारण। तो हमारे सारे देश और सारे वर्ल्ड का जो स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि इनको समझना चाहिए कि दिस इज नॉट द वे अहेड, उनको और तरीका निकालना चाहिए। बिल्कुल, असल जो आप हमारे लिए बहुत ही एवरलास्टिंग एग्जाम्पल है इस बारे में। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। अतुल अनेजा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी अमृतपाल जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दो तो वो पक्ष हैं जो सीधे युद्ध में इन्वॉल्व हैं, रूस और यूक्रेन की बात की जाए, संघर्ष की बात की जाए, लेकिन इस संघर्ष की वजह से दुनिया भर के तमाम जो छोटे देश हैं वो भी प्रभावित है। एनर्जी सिक्योरिटी हो, फूड सिक्योरिटी हो, तो ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबली कैसे आया है, वो 2-2.5 साल से पूरी दुनिया उसके एक तरीके से परेशान नजर आ रही है। आपको लगता है कि इस दिशा के लिहाज से भी शायद ग्लोबल साउथ के तमाम देश हों या तमाम दुनिया के लोग हों, इसी वजह से एक नज़र भी लगी हुई है कि साहब अगर समाधान निकलने की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है तो इस यात्रा में भी वो एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है और शायद उसका फ़ायदा दुनिया भर को मिलता दिखाई पड़ेगा? आरिंदर जी, ये बिल्कुल इस वक्त दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं, सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड या इमर्जिंग इकोनॉमीज ही नहीं। आपने बात की ग्लोबल साउथ की, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो है ग्लोबल साउथ है फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि ब्लैक सी का एरिया जो है एक विश्व में एक तरह से फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, एक मेजर सेंटर है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तब पूरे एरिया में जो है एनर्जी का एक हब है जहाँ से आगे एनर्जी फ्लोज होते हैं, वो भी ग्लोबल साउथ को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। भारत ने एक तरह से लीडरशिप ली हुई है ग्लोबल साउथ की। जब G20 समिट हुआ था तब G20 समिट में जो है तो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि ग्लोबल साउथ की जो आशाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो भारत एक तरह से उनको आगे लेके जाएगा। के दौरे हुए हैं उसमें ये ग्लोबल साउथ की एक तरह से जो एक तरह से उनकी आवाज़ जो है वो प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं। और यूक्रेन युद्ध के समाधान में भी ग्लोबल साउथ का एक एलिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत स्ट्रांग है, और भारत उसकी आवाज़ लेके जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कि बाकी देशों ने जिन्होंने कोशिश की है इसका समाधान करने में डिप्लोमेटिकली, कोई भी इस तरह से ग्लोबल साउथ को सोली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तुर्की ने की है, एक तरह से स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा था, एक तरह से उसमें रूस की भागीदारी नहीं थी, वो आगे चली नहीं वो बात। तो भारत जो है सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा, क्योंकि हम भी इम्पैक्टेड हैं, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ग्लोबल साउथ की एस्पिरेशंस भी इसको सामने लेके जा रहे हैं। और यही रीज़न है कि G7 के देश हों, चाहे ग्लोबल साउथ हो, चाहे विश्व के और जोग्राफीज़ हों, सबकी निगाहें इस वक्त गड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है इसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कितने ज़्यादा पहलू हैं, और इसका अगर समाधान होता है तो एक तरह से दुनिया आगे बढ़ती है और ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ हम सारा विश्व आगे जाता है, ख़ास करके जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ऑफ ग्लोबल साउथ है। इसलिए प्रधानमंत्री का ये जो एक तरह से इनिशिएटिव है, ये बहुत ही ख़ास एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इसके जो अगर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखें तो मुझे लगता है एक सचमुच एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी एक कंस्ट्रक्टिव पोजीशन बना रहा है, और उसका जो सिंबल है इस नई अप्रोच का, वो उसकी लीडरशिप जो है प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। जी, लेकिन अतुल जी, यहाँ पर क्या ये भी समझना ज़रूरी है कि
समाधान निकालने के लिए संवाद पर जोर देना ये एक बात है, लेकिन चूंकि देश पहले ही संघर्ष में लगा हुआ है, संघर्ष से जूझ रहा है, ऐसे में उसे मदद का हाथ दिया जाना ताकि जो मुश्किल है उसे किस हद तक एक मित्र देश के तौर पर हम थोड़ी कम कर सकें, उनको राहत दे सकें। ऐसे में ये जो पुनरुद्धार के या पुनर्निर्माण के प्रयास या मदद के जो प्रयास भारत की ओर से किए गए हैं, यूक्रेन के लिए भी ये कितने महत्वपूर्ण हैं? ममता जी देखिए, पहले तो अब देखिए ऐसे मामले में जब दो देशों के बीच संघर्ष होता है और बाकी देश भी उसमें काफी हद तक जुड़ जाते हैं, और भारत पे ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा था कि भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। इस समय ये बहुत जरूरी है कि ये जो डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल है इसको समझने की जरूरी है। डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल ये है कि पहले सबको ये जानना होगा कि युद्ध एक समाधान का उपाय नहीं है, शांति ही सबका मकसद है, और इसके लिए युद्ध नहीं, बातचीत वार्तालाप से, डिप्लोमेसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय ना सिर्फ यूक्रेन और रशिया को यह समझना होगा, बाकी देशों जो इस मामले में युद्ध में जुड़े हुए हैं उनको भी इसका ज्ञात होना चाहिए ताकि वो भी इसको समझे। ग्लोबल साउथ की बात हो रही थी अभी। ग्लोबल साउथ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ग्लोबल साउथ ये एक ऐसा संगठन है। भट्टाचार्य जी, आपको रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें इस वक्त हमारे पास में कीव से आ रही हैं, जहां पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें और मई 2022 के दृश्यों को एक तरीके से प्रधानमंत्री इस वक्त देखते हुए, जहां पर उस संघर्ष की विभीषिका है और प्रधानमंत्री का एक तरीके से हाथ जेलेंस्की साहब के कंधे पे, यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पे, और जो भाव चेहरे पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि संघर्ष में किस प्रकार की परेशानी न सिर्फ देश को नेतृत्व देने वाला व्यक्ति महसूस करता है बल्कि पूरा देश महसूस करता है। तो उस संघर्षरत देश के साथ में खड़े होने का एक जेस्चर के तौर पे भी ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, और ये तमाम दृश्य जो कि प्रधानमंत्री को संभवतः संघर्ष से जुड़े हुए दिखाए जा रहे हैं जी। और ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दरअसल यहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम बना हुआ है यूक्रेन का, और उस नेशनल म्यूजियम में ही ये मल्टीमीडिया मैटरोलॉजिस्ट एक सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर रूस यूक्रेन संघर्ष में जो बच्चे मारे गए हैं उनको लेकर ये तमाम जानकारी यहाँ दी गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये जानकारी स्क्रीन के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से ये सबके सामने रखी जाती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखा गया है। और ये एक ऐसा अवसर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संघर्ष का एक सबसे वो पहलू नजर आ रहा है, जो मार्मिक पहलू, जो संवेदनाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि जब भी कहीं युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो उसमें सबसे अधिक खामियाजा इस संघर्ष का महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ता है। और जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन संघर्ष में जिन बच्चों की जान चली गई उन्हीं बच्चों की याद में यहाँ पर जो ये मार्टरोलॉजिस्ट बना हुआ है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मल्टीमीडिया म्यूजियम में ये जानकारी प्राप्त करते हुए। ममता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के भाव को देखिए, मतलब कितनी एक शांत स्तब्ध भाव चेहरे पे नजर आ रहा है जब वो उन बच्चों के, जो मासूम बच्चे हैं, क्योंकि वो किसी भी संघर्ष का हिस्सा हो ही नहीं सकते, वो मासूमियत भरा बचपन, वो कैसे संघर्ष की भेंट चढ़ गया, वो दिखाता है कि कैसे जब दो वजहें भले ही किसी के पास में हो युद्ध में जाने के लिए, लेकिन उन मासूमों का क्या कसूर है जिन्होंने संघर्ष में अपनी जान खोई है। तो ऐसे बच्चों के जान जाने का को लेकर जो ये पूरा मेमोरियल बनाया गया, ये अपने आप में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो भावुक कर देने वाला पल, एक मार्मिक दृश्य भी कहा जा सकता है। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। अमृतपाल, इस मेमोरियल के बारे में थोड़ा सा बताइए, और निश्चित तौर से क्योंकि संघर्ष के बाद से जो स्थितियां हुई हैं, खास करके जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है इस पूरे संघर्ष में, उसको लेकर विस्तार से जानकारियां यहाँ सहेजी गई हैं। अमृत, देखिए, ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो लोग शहीद हुए थे या जो उसमें लोग विक्टिम्स थे, उनका एक म्यूजियम है वहाँ पर कीव में, और उसके अंदर एक सेक्शन खोला गया था जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की। उन्होंने जब इसको वहाँ पे बच्चे जो मारे गए थे उनको उनकी मेमोरी में
एसेंशली जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे वॉर का एक वो डैमेज है, वो कोलैटरल डैमेज एक बहुत सुपरफिशियल वर्ड लगता है या एक फ्रेज लगता है, क्योंकि बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं होती युद्ध में, डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह की, और दुनिया बच्चों को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करती है। पर इसका जो समथिंग विच इज नॉट ऑफ देयर ओन मेकिंग, उसका खामियाजा इनोसेंट बच्चे भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का यहाँ जाना राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक संकेत है, जो प्रधानमंत्री कल पोलैंड की धरती से भी कह रहे थे डोनाल्ड टस्क को मिलने के बाद। पोलिश प्रधानमंत्री के जो इनोसेंट, सबसे क्रिटिकल कंसर्न इस वक्त ये है कि जो इनोसेंट लाइव्स का लॉस हो रहा है, जिसमें बच्चे खास करके बिल्कुल ही मासूम हैं, जिनका कोई रोल ही नहीं है। दुनिया को उस पहलू से भी इसको देखना होगा और इस युद्ध को देखना होगा, और इस युद्ध के जो परिणाम है, भयानक परिणाम है, उनको देखना होगा, और इस नीड को रियलाइज करना होगा कि कितना अहम है इस युद्ध को एकदम खत्म करने के लिए, खत्म करना और एक लास्टिंग पीस लाना, एक जस्ट सॉल्यूशन लाना। वो सब बातें ठीक हैं, पर सबसे क्रिटिकल इस वक्त वो हैं कि जो मासूम लोग, जो मासूम बच्चे इस क्रॉसफायर में फंस कर मर रहे हैं, उसके लिए उस पहलू के लिए अगर और कुछ आप बाकी सब साइड पे रख दें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये सब वो दोनों साइड्स के अपने वर्जन्स हैं, पर इस पर तो आप एकत्रित हो सकते हैं कि दोनों के बच्चे मर रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ये संकेत दे रहे हैं कीव से कि दुनिया को इस पर इमीडिएटली सोचना होगा और वो सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे कि इसको तुरंत कैसे बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये स्थान वो स्थान है जहां मेरे को लगता है कोई भी व्यक्ति अगर पहुंच जाए तो आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे, और यही संवेदनाएं कहीं ना कहीं राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों पर भी झलक रही थी, क्योंकि जो वीडियो मल्टीमीडिया दिखाया जा रहा था, बच्चों के खिलौने हैं, लेकिन बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपनी जान इस संघर्ष में गंवानी पड़ी। एक ऐसा पल है ये, जब ऐसे क्षण जब इस स्थान पर कोई पहुँचे तो जाहिर है कि ये संवेदनाएं और ये मर्मस्पर्शी संवेदनाएं उत्पन्न होनी स्वाभाविक हैं। और अतुल जी, ऐसे पल जब आते हैं, हम एक और कूटनीति की बात करते हैं, एक बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वही दूसरी ओर वास्तविक ज़िंदगी से जुड़े ऐसे क्षण भी हैं जो इन कटु वास्तविकताओं को हमारे सामने उकेर देते हैं। वाकई भावुक पल। बिल्कुल ममता जी, और अगर आप शुरू में जैसे बात की गई थी कि ये शांति यात्रा के अभी तक दो स्टेप्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं यूक्रेन में। पहला, महात्मा गांधी मेमोरियल के सामने श्रद्धांजलि करते हुए, और फिर ये प्रधानमंत्री यहाँ पर मेमोरियल में आते हुए, दोनों एक ही मैसेज कर रहे हैं कि शांति के बिना दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका हल नहीं हो सकता। और एक तरह से ये जो मेमोरियल है, जिस तरह से प्रधानमंत्री, अब हम देख रहे हैं तस्वीरें, मिल रहे हैं ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, एक तरह से भावुक भी हैं और एक तरह से एक बॉडी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि एल्डर स्टेट्समैन की तरह भी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों अभी आप आगे देख रहे हैं जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि एक तरह से पर्सनली इमर्सिवली इन्वॉल्व हैं कि शांति हो, और उसके साथ साथ मेमोरियल पे जा रहे हैं जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि हॉरर्स ऑफ वॉर क्या है, इतने हॉरिबल है ये युद्ध कि उसका एक दूसरा मैसेज है कि युद्ध को ख़त्म करना है। तो यही जो मैसेजिंग चल रही है प्रधानमंत्री के अब तक के दौरे में हम देख रहे हैं। तीसरी बात हो रही है एक पर्सनल केमिस्ट्री आप देख रहे हैं दोनों के बीच में। बातचीत अगर ये पैदा होती है तो इसके बाद बातचीत जो आगे होगी, जिसके लिए हम जो नेक्स्ट इसका पड़ाव होगा, उसके लिए एक तरह से माहौल, एक सोलम माहौल है, एक गंभीर माहौल है, लेकिन एक तरह से सर्च भी है कि ये जो हमने देखा है, जिस तरह से घिनौनापन देखा है वॉर का, ये दोबारा ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो शांति की यात्रा है ये अब अपने वेरियस स्टेजेस में जा रही है, और अब हमें ये देखना है कि जो बातचीत होगी उसका परिणाम क्या निकलता है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आप किस तरह से इन तस्वीरों को देखेंगे, क्योंकि एक भारत की ओर से, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से एक भरोसे का हाथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर नजर आ रहा है, लेकिन जो कीमत चुकाई है बच्चों की जान गंवा के इस संघर्ष में, उसको लेकर पूरी दुनिया के पास जवाब
हो ही नहीं सकता कि आखिर ये इनकी गलती क्या थी, इन बच्चों की गलती क्या थी। तो इन मार्मिक दृश्यों को लेकर क्या एक बड़ा संदेश और संकेत आप देखते हैं, कैसे उसको आप विस्तार देंगे मिस्टर भट्टाचार्य जी? बिल्कुल, हमारे दोनों देशों का बायलैटरल रिलेशंस तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन युद्ध के दौरान जब एक प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं उसका एक और ही महत्व होता है। और प्रधानमंत्री जी शुरू से काफी इस बारे में बोल चुके हैं। आपको याद होगा जब वो मॉस्को गए थे, उस टाइम भी उन्होंने हॉरर्स ऑफ वॉर के बारे में बताया था, जिसमें कि उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि जब बच्चे उसमें शामिल हो जाते हैं और उनका डेथ हो जाता है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है और उसके लिए हमें जो दर्द होता है उसका एहसास कैसे हम लोग प्रकट करें और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हमारा देश कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब पोलैंड में थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारा देश गांधी का देश है और बुद्ध का देश है, और इसी का संदेश लेकर वो अभी आ रहे हैं। आपने देखा कि जो महात्मा गांधी का स्टैच्यू जो कि 2020 में लगाया गया था, वो काफी रिसेंटली लगाया गया है। उसमें जब उन्होंने श्रद्धांजलि किया, वो एक मैसेजिंग है। अभी जब ज़ेलेंस्की के साथ जब वो कहीं पे जा रहे हैं, वो भी एक मैसेज है, क्योंकि आज का जो माहौल है, सारे लोग वहां पे बहुत चार्ज्ड अप है, बहुत इमोशनल है युद्ध के बारे में। उनको उससे कुछ हटकर सोचने की जरूरत है और प्रधानमंत्री जी उनको उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। जी ममता, एक सवाल, मतलब इस बात को हम आपस में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप युद्ध को दूर से देख रहे हैं तब एक आपका नजरिया अलग होता है, लेकिन जब आप युद्ध की जमीन पे जाते हैं, उस संघर्ष को जमीन पे कदम रखते हैं और उस भयावहता को खुद अपनी आंखों से देखते हैं, तो एक अलग प्रकार का दृश्य आपके नजर में आता है। और शायद वही दृश्य देखकर प्रधानमंत्री के जो चेहरे के भाव है वो हम साफ तौर से पढ़ सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? बिल्कुल ठीक बात है। और हालांकि वही बात आ जाती है कि जब आप एक यात्रा पर इस तरीके से जाते हैं तब आपको दोनों देशों के बीच के संबंधों का आकलन करना होता है, बहुत गहराई से बहुत इन बातों को समझना होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस वक्त जो पूरे विश्व के सामने बड़े सवाल उत्पन्न है कि कैसे इस संघर्ष को रोका जाए, उस सवाल का जवाब भी तलाशना होता है, और वो भी कूटनीति के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उसका जवाब तलाशना है। तो भावनाएं, संवेदनाएं कहीं ना कहीं सोच को सही दिशा दे सकती हैं। ये एक सोच जरूर इन दृश्यों के माध्यम से सामने आता है कि कैसे हम इस भयावह संघर्ष को रोक सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, महिलाएं और बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस तरह के संघर्ष का। और इसी को महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वे इस मेमोरियल पर पहुंचे हैं, जहां पर मल्टीमीडिया के माध्यम से यही दिखाया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन के बच्चे, जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान गंवाई, लेकिन हमको याद रखना होगा कि संघर्ष कोई भी हो, यूक्रेन और रूस दोनों तरफ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अतुल अनेजा जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि कोई हल निकले, कहीं से कैसे संघर्ष को रोका जाए। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है एक मध्यस्थ के तौर पर, लेकिन ये शुरुआत कहां से, किस स्तर से होनी चाहिए, कैसे इसको सब मिलकर आगे बढ़कर इस संघर्ष को थामने में योगदान दे सकते हैं? क्या कूटनीति के माध्यम से ऐसी कुछ राहें निकल पाती हैं जहां इस दिशा को कहीं से नजर आई है हमें ये दिशा कि जो भारत चाहता है कि युद्ध रुके, डिप्लोमेसी, डायलॉग के माध्यम से वो संभव भी हो सके? ममता जी, अब हम बात अगर आगे बढ़ें कि इसका समाधान कैसे हो सकता है, हमने पहले भी जिक्र किया है कि इसमें कई पार्टीज इन्वॉल्व है। संजय जी ने बताया, इसमें आप देखेंगे एक तरफ से नेटो इन्वॉल्व है, रूस इन्वॉल्व है, और बाकी के देश इम्पैक्टेड हैं उसके अंदर, यूरोपियन यूनियन एक तरह से इन्वॉल्व है। तो ये सब फोर्सेस जो है, एक तरह से तुर्की भी इन्वॉल्व है, बेलारूस इन्वॉल्व है। तो इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे पहले लाना है ताकि ये बात हो सके। दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम देखें, ये जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर 6 पार्टी टॉक्स शुरू हुई थी, एक फ्रेमवर्क बना था जिसके संदर्भ में आप कर सकते हैं। अफगानिस्तान में जब वॉर छिड़ी थी तो हमारी एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर कई देश आके मिलकर स्ट्रक्चर किया था और आगे बढ़े। अब हमें देखना है कि ये जो यूक्रेन का युद्ध है, इसमें जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, इनका कौन सा एक ढांचा बने।
और उसकी शुरुआत मुझे लगता है जिस तरह से हम ये दृश्य देख रहे हैं अर्जेंसी दिखाता है कि हमें ये युद्ध को समाप्त करना ही है। मुझे लगता है दो यूक्रेन और एक तरह से रूस में भी अब बदलाव आ रहा है कि युद्ध के बाद अब टाइम आ रहा है कि हम जो है बातचीत करें, तो इसको स्ट्रक्चर करना होगा और इसके स्ट्रक्चर में जितने भी देश हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी स्टेक होल्डर्स इस तरह से कहते हैं, उन सबको एक ही जगह पे बैठ के वो शायद यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो या किसी और फ्रेमवर्क के अंदर हो, G20 के संदर्भ में हो, तो लेकिन ये अब हम उस दिशा में जा रहे हैं कि इसके ऊपर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है और भारत का उसमें योगदान देना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है जैसे शुरू में बात की थी कि ये जो विजिट है प्रधानमंत्री का एक तरह से प्री पोजीशन करता है इस तरह की ग्लोबल डिप्लोमेसी जो होगी क्योंकि अर्जेंसी नज़र आ रही है, क्योंकि जो बर्बरता है ये अब शायद विश्व इसको टॉलरेट नहीं करेगा। बिल्कुल मिस्टर भट्टाचार्य जी, क्योंकि अब यहाँ से आगे क्या इस दिशा की जब बात होती है तो मौजूदा हालात और भविष्य की ओर एक नज़र जाती है। लगभग 1.5 महीने के भीतर प्रधानमंत्री की रूस से लेकर यूक्रेन तक की यात्रा होना और एक डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से लगातार समाधान की ओर आगे बढ़ने का एक कोशिश, किस तरीके से एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ सकता है और ये मौजूदा यात्रा क्या उसमें एक बड़ा योगदान दे सकती है? किस तरीके से आप इसको रीड कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, जब युद्ध होता है, पुराने दिनों में युद्ध शॉर्ट ड्यूरेशन का हुआ करता था, लेकिन महायुद्ध के बगैर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युद्ध जो हो रहा है वो काफी एक्सटेंडेड वॉर्स हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में हो या वेस्ट एशिया वाला वॉर हो जो कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच है। काफी एक्सटेंडेड वॉर्स होता है। जब एक्सटेंडेड वॉर्स होता है वो दोनों साइड के लोगों का जो पैशंस होता है वो उसमें बहुत मिल जाता है। तो पहले तो ये जरूरी है कि जो प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स यानी कि इस केस में रूस और यूक्रेन, उन दोनों के बीच नेतृत्व में और लोगों के बीच ये भावना होनी चाहिए कि युद्ध हमारे लिए सही नहीं है, हमें शांति चाहिए। इसके बाद जो बाकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि और स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इस मामले में काफी सारे देश यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं, काफी सारे देश रशिया के साथ लगे हुए हैं, तो उनमें भी ये भावना होने की जरूरी है कि हमें भी इन दोनों के साथ आगे जाकर शांति की ओर चलना चाहिए। जब ये रियलाइजेशन होता है उसके बाद हम लोग उसका स्टेप्स ढूंढते हैं। पीस मिशन जो होता है वो काफी प्रिपरेशन की जरूरत होता है जो कि डिफरेंट स्तर पे किया जाता है। तो मेरे ख्याल में पहले ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स होंगे जिसमें कि आप सारे लोगों का जो राय है, उनका जो पोजीशंस है स्टेक होल्डर्स का, उनके पोजीशन को अच्छी तरह समझना और एक दूसरे को का भी पोजीशन समझना। उसके बाद एक ढांचा बनाने की जरूरत है जिसमें कि एक या दो प्रिंसिपल्स, मूल प्रिंसिपल्स जो है उनको पहले स्वीकृति होती है और इसमें होगा कि हाँ, हम लोग युद्ध बंद करना चाहते हैं, शांति से हम लोग बाकी जो मसले हैं वो हम लोग आगे ले जाएंगे। वो जब तैयार हो जाता है तब उसका जो डिटेल्ड डिस्कशंस हो सकता है वो भी लोअर डिप्लोमेटिक लेवल में होने के बाद उसको धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर ले जाते हैं। मेरे ख्याल में इसका कुछ एग्जाम्पल्स हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन उनको रिवाइव किया जा सकता है या एक नया ढांचा भी बनाया जा सकता है। यानी कि मेरे ख्याल में अभी दोनों साइड से कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि वो लोग शांति की ओर जाना की कोशिश करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जी, और इसमें भारत का भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अनिजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हुई है पास्ट में, ये एक वेस्टर्न ओरिएंटेड डिप्लोमेसी रही। मुझे लगता है कि शुरू में जैसे हमने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ की बहुत बड़ी स्टेक्स है, तो इसलिए ग्लोबल साउथ की पार्टिसिपेशन इसके हल में बहुत ज़रूरी है। उसकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा उसकी डिटेल हम कर सकते हैं, लेकिन भारत का उसके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आज का विजिट जो है उसमें मदद करेगा, क्योंकि अब जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हम आ गए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक बाइपोलर पहले होता था कि सोवियत यूनियन हो गया और अटलांटिक अलायंस हो गई। अब का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक मल्टीपोलर है, कई पोल्स हैं।
और सब इम्पैक्टेड हैं इस युद्ध में। तो मुझे लगता है जो लिस्ट बनेगी स्टेक होल्डर्स की, उसमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ग्लोबल साउथ और भारत उसमें शामिल हो। बिल्कुल। और अतुल जी, एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हम लोग लगातार संघर्ष युद्ध की ही बात कर रहे हैं, क्या इस बीच में इस यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के आपसी संबंधों को भी जो एक नई दिशा देने का एक आधार तैयार होगा, हम उस नज़रिए से अगर इस यात्रा को देखें तो उसमें आपको क्या एक गुंजाइश दिखाई पड़ती? क्योंकि यूक्रेन के आज़ादी मिलना या कहा जाए देश बनने के बाद से लेकर पहली किसी प्रधानमंत्री की यात्रा है 1991 के बाद से लेकर 3 दशक कह सकते हैं, तो अपने आप में ये एक पड़ाव आपसी संबंधों के लिहाज से, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये फॉरवर्ड थिंकिंग करने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या, तो ये स्थिति है। तो उसमें हमने देखा जैसे पोलैंड के साथ कल समझौता हुआ है, एक सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है कि ताकि भारत के नागरिक जो हैं वहाँ जाके काम कर सकें। हमने देखा था युद्ध के दौरान भी भारत के स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे रहे थे। तो एक तरह से एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे एक गेस्ट वर्कर्स हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारे जो मुद्दे हैं ये आएंगे, क्योंकि यूक्रेन एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है। मुझे याद है यहाँ पर जब मैं एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करता था, तो हम लोग जो थे लेह लद्दाख जाते थे, एक प्लेन था AN-32, एंटोनोव 32, एंटोनोव 32 सारा कीव में बनता था। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी पावर हाउस है पोटेंशियली कीव, जिसके साथ हम कर सकते हैं। बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि चीन का पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग, जिसको वारियाग कहते थे, वो भी उन्होंने यूक्रेन से लिया। तो यूक्रेन एक एक एडवांस इंडस्ट्रियल पावर है और बहुत पोटेंशियल है यूक्रेन का। तो मुझे लगता है आज की जो बात होगी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें बायलैटरल एलिमेंट भी फ्यूचर को देखते हुए, पोस्ट युद्ध सिचुएशन को देख के भी होगा, और उसके कई ट्रैक्शन के लाइंस हैं। जी बिल्कुल। इसमें संजय जी आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि रक्षा क्षेत्र की बात करें तो यूक्रेन भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। इनफैक्ट बायलैटरल रिलेशंस में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। रक्षा सहयोग, डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके का सहयोग यूक्रेन से मिलता रहा है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट की बात हो रही है वहाँ पे उनकी मेंटेनेंस की भी बात सामने आती है। ये तमाम ऐसे मोर्चे हैं। हालांकि अभी संघर्षरत है इस वक्त यूक्रेन, लेकिन द्विपक्षीय चर्चाओं की बात करें तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट या इस तरीके के डिफेंस सेक्टर में किस तरीके की कोलैबोरेशन से किस तरीके का सहयोग हो सकता है इत्यादि, ये मुद्दे कितने मुखर रह सकते हैं? मेरे ख्याल में बायलैटरल कनेक्शंस जो है वो काफी गहरे हैं, लेकिन इस समय क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच में है और काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है उनके इकोसिस्टम का, शायद प्राइमरी फोकस ये रहेगा कि युद्ध को बंद करना और युद्ध के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन की बात होगी उसके बारे में कुछ चर्चा करना। लेकिन आपने सही कहा कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उसमें काफी सारे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। मेरे अनुमान में पोलैंड और यूक्रेन में एक स्लाइट अंतर है, क्योंकि पोलैंड जो कि पहले सोवियत ब्लॉक के साथ अलाइंड था, लेकिन उसका इंटीग्रेशन आज यूरोप के साथ बहुत हद तक हो चुका है। यूक्रेन का वैसा इंटीग्रेशन यूरोप के साथ अभी तक नहीं हुआ है। उनकी आकांक्षा है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन उनका भी हो, लेकिन वो अभी भी काफी हद तक वो पुराने सोवियत ढांचे में बने हुए हैं। तो हमारा जो रिलेशनशिप है, जो कि पुराने सोवियत आजकल रूस के साथ जो है, वो बहुत गहरा है, जो कि डिफेंस के साइड में है, टेक्नोलॉजी के साइड में, एनर्जी के साइड में है, और ये सब मामलों में यूक्रेन हमारे साथ काफी काम कर सकता है। डिफेंस के मामले में तो ये जाहिर है कि काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे यूक्रेन से आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, चाहे वो नेवी के हो या एयरफोर्स के हो, आर्मी का भी काफी सारे औजार हमारे यूक्रेन से आते हैं, मेंटेनेंस की बात होती है। लेकिन ये शायद ये संघर्ष कुछ कम होने के बाद वो शायद आगे बढ़ पाएगा। आप देख रहे हैं कि युद्ध से पहले हमारे काफी स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ा करते थे। लगभग शायद 16 से 18 हजार के करीब स्टूडेंट्स वहां पे थे। हमने एक अनुमान देखा कि आज के दिन में शायद 1000 के करीब सिर्फ है वहां पे। तो युद्ध में काफी डिस्टर्बेंस हो जाता है
और वो जब खत्म होगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, हमारे जो इनोवेशन का जो एग्जांपल्स है, तो हमारे लिए प्रोस्पेक्ट्स बहुत है। लेकिन पहला ये है कि युद्ध को हमें समाप्त करना उनको सहायता करना चाहिए ताकि वो ये अंत कर सके। बिल्कुल, एक ऐसी स्थिति बहाल हो जहां पे शांति स्थापना हो और उसके बाद स्थायित्व के साथ आगे बढ़ा जाए। अतुल अनेजा जी, लेकिन एक मौजूदा समय में इस संघर्ष के बीच में भी जिस बात का जिक्र मिस्टर भट्टाचार्य ने किया कि लगभग 1000 या उससे ज़्यादा संख्या में फिर से हमारे स्टूडेंट्स, भारतीय छात्रों की एक तरीके से वापसी हुई है या वो फिर से पहुंचे हैं वहाँ पे अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एरिया ऑफ कंसर्न ये लगातार रहा है क्योंकि जो मेडिकल के छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, फिर युद्ध की वजह से उनको वापस आना पड़ा, उनके कोर्स कैसे कंप्लीट होंगे, इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी रही हैं। तो आज जब राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जब बातचीत होगी तो क्या स्टूडेंट्स की जो ये मौजूदा व्यवहारिक दिक्कतें हैं इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं उनको, उनकी जो बातें आ रही हैं लगातार, वो इस बारे में थोड़ी चिंताएँ व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल अरिंदर जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बात होगी इसके स्टूडेंट्स को किस तरह से उनकी डिस्ट्रप्शन कम से कम हो। हम जब देख रहे थे ये चित्र जो इंडियन डायस्पोरा के साथ जैसे मुलाकात थी, उसमें कई यंग फेसेस नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि छात्रों की काफ़ी हद तक वहाँ पर एक तरह से प्रभाव है जो लोकल इंडियन कम्युनिटी में है, और प्रधानमंत्री गए हैं। आई एम सर्टन कि ये एक बातचीत, इनका कंसर्न्स क्या है उसको प्रधानमंत्री समझेंगे और जिस हद तक उसका समाधान हो सकता है युद्ध की स्थिति में, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। जी संजय जी, जब भी हम इस तरह की कूटनीतिक दौरों की बात करते हैं तो ये एकदम से नहीं होते, इनकी एक प्लानिंग भी होती है, इसके पीछे एक सोच भी होती है जिसके आधार पर इसको प्लान किया जाता है। ऐसे में पहले पोलैंड पहुंचना, पोलैंड जो नेटो का अलाय है, जो एक तरीके से उनकी ईस्टर्न फ्रंट लाइन बन जाता है, जो यूक्रेन में जो सप्लाईज जाती हैं उसका एक क्रूशियल लिंक भी पोलैंड ही बनता है। प्रधानमंत्री का पोलैंड पहुंचना, जहां पर एक बहुत सार्थक और सकारात्मक दौरा रहा प्रधानमंत्री का, और वहां से फिर यूक्रेन आना, यूक्रेन जिसको इस वक्त मदद की भी दरकार है हर तरह से, तो इसको भी किस तरीके से रीड किया जाना चाहिए? अब देखिए, ये जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, इसमें काफी सारे पोल्स उभर रहे हैं। पोल्स मतलब पोलैंड नहीं, काफी सारे शक्तियां उभर रहे हैं। हमारे जो यूरोप के साथ जो संबंध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए। पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जो कि बहुत प्रॉस्परस, समृद्धिशील देश है, उनके साथ हमारा नाता बहुत ही मजबूत है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं आज जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, उनका ग्रोथ रेट्स लगभग सबसे फास्टेस्ट है यूरोप में, और वो लोग बहुत चाहते हैं कि यूरोपियन आइडेंटिटी के साथ वो लोग इंटीग्रेट करें। तो ये जरूरी हो जाता है कि अगर हम लोग भविष्य की ओर देखें, यूरोप की भविष्य की ओर भी देखें, तो ये जो नए उभरते हुए देश हैं, जो कि एक नया शक्ति बन रहे हैं यूरोप के एज पे, ईस्टर्न साइड में, उनके साथ हमारा जो रिलेशंस है उनको आगे बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए पोलैंड जो कि ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, यूक्रेन जो कि इंटीग्रेट होना चाहता है, ये महत्व रहता है। और जो आप कह रहे थे कि मुद्दे क्या होंगे, वो सेम है, क्योंकि हमारे जो आकांक्षा है, इंडिया अभी वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ ही दिनों में हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारा जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक पावर भी बढ़ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि लोग हमारी ओर चाहेंगे कि इंडिया का क्या राय है, उसकी ओर देखेंगे और उसको अपनाना चाहेंगे। तो ये जो नए उभरते हुए जो पावर सेंटर्स है, उनके साथ हमारा जो घनिष्ठ नाता बनना चाहिए, वो हम लोग अभी बना रहे हैं। यही है प्लानिंग। जी बिल्कुल। और ऐसे में अतुल जी, ये जो भू राजनीति की बात लगातार की जाती है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जगह जगह पर ये जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, भू राजनीति भी बदलती नजर आती है। हर राष्ट्र अपने लिए काम करता नजर आता है। इसमें विश्व बंधु के रूप में जब भारत अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो इस दौरे में भू राजनीति को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, उसका आकलन के भी कौन कौन से ऐसे पहलू या बिंदु हैं जिन पर गौर करना जरूरी है? ममता जी, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है हमारे सामने, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड को मैनेज करने के रूल्स अभी नहीं आए, और ये चैलेंज है इस वक्त।
और मुझे लगता है ये एक डेवलपिंग स्थिति है और इसके अंदर भारत की अपनी भूमिका आएगी। अपने हमारे डॉक्ट्रिन्स हैं जो हमने G20 के टाइम पे सामने विश्व के सामने रखे थे, उसको अब और विस्तार से डेवलप करके और ज़मीनी हकीकत पे कैसे लाना है, वो हमारा एक चैलेंज रहेगा। और ये सबके साथ, क्योंकि हर एक पोल चाहता है कि उसका प्रभाव एक वैक्यूम में ज़्यादा बढ़े, उसको कैसे मैनेज करेंगे। हमारे साथ हमारे संबंध चीन के साथ जैसे हैं, वो कैसे मैनेज होंगे, क्योंकि दोनों एक तरह से राइजिंग पावर्स हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड के पार्ट हैं, वो एक चैलेंज है हमारे साथ। हमारा और जो यूरोपियन यूनियन के साथ है वो किस तरह से रहेगा। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद यूरोपियन यूनियन भी चाह रहा है कि चाइना +1 का डॉक्ट्रिन, कि अगर पूंजी निवेश करनी है तो भारत को देखा जा रहा है, वियतनाम को देखा जा रहा है, तो एक और एक फ्लक्स की स्थिति है, इसको भी हमें मैनेज करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ममता जी ये है कि ये जो ट्रांजिशन के फेज़ होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने साथ लाते हैं और चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ आती है। तो इसके ऊपर अब हमें जो है इसको आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर और सोचना है और एक तरह से विश्व बंधु का जो रोल है वो और गहरा करना है। तो ये सब बड़े चैलेंजेस आएंगे डिफरेंट ज्योग्राफीज़ में, और प्रधानमंत्री इसके लिए बिल्कुल सक्षम है और सामने वो वही कर रहे हैं। जिस तरह से G7 को भी एंगेज करेंगे, रूस को भी करेंगे, यूक्रेन को भी करेंगे, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये विज़िट हो रहा है। तो यही तरीका है, मल्टीपल एंगेजमेंट, नए डॉक्ट्रिन्स को लाना, लेकिन सबको जोड़ना उसके अंदर, ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन वर्ल्ड ना आए। जी संजय जी, यही सवाल लेकर आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि पावर इक्वेशंस के बीच संतुलन लाना ये इस वक्त की विश्व की ज़रूरत है, और जब इस इक्वेशन में कुछ बदलाव होता है, कुछ असंतुलन दिखता है, तो हमारे सामने ये संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। प्रधानमंत्री का ये दौरा, यूक्रेन का दौरा, जो इस वक्त संघर्षरत है, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष के बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं तो यही पावर इक्वेशंस है जो काम करती नजर आती हैं। इसको लेकर आपका आकलन? देखिए, आज जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स जो हम लोग देख रहे हैं, अस्थिरता जो हम लोग देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, उसमें कुछ ट्रेंड्स जरूर उभर आए हैं। और इस ट्रेंड्स में हम लोग देख रहे हैं कि जो पुराने जो बिलीफ्स थे वो कुछ आउटडेटेड हो चुके हैं और आज के स्थिति में वो उतना लागू नहीं किया जा सकता है। पहला है, जो हमारा मल्टीलैटरल सिस्टम था वो उतना इफेक्टिव नहीं है आज, और उसका जो रिफॉर्म करने की जरूरत है, इसको हम लोग सभी जगह जहां भी हम लोग जाते हैं हम लोग प्रकाश करते हैं, ताकि उसके लिए सपोर्ट हम लोग जनरेट कर सके। ये मल्टीलैटरल सिस्टम का जो रिफॉर्म होगा, इसमें ग्लोबल साउथ का क्या रोल होगा, हमारे जैसे जो ग्रेट पावर्स है उनका क्या रोल होगा, जो कि आज सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, जिनका वर्ल्ड बैंक में उतना वोट नहीं है, WTO में प्रगति नहीं हो रही है, तो हमारा क्या रोल होगा। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराना जो सिस्टम था वो अलायंस पे बेस्ड था, यानी कि एक महान एक देश था और बाकी देश उसके नीति को, उसके पॉलिसीज को फॉलो करते थे, और अलायंस स्ट्रक्चर्स वर्टिकल होते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है, इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, भारत हैज ऑलवेज बीन एक पार्टनरशिप ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें कि हम लोग समानता देखते हैं देशों का, और इसलिए जब हम लोग ग्लोबल साउथ की बात भी करते हैं, हम लोग उसकी लीडरशिप की बात नहीं करते हैं, हम लोग उसकी वॉइस की बात करते हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ का हर एक देश उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि हम लोग G8 में या G9 में उसको, G7 में या G20 में हम लोग उसको ले जाए, ताकि उनकी जो बात है वो समझ पाए। तीसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि कुछ हमारे पुराने इश्यूज हैं, जैसे कि टेररिज्म है, जो कि क्लाइमेट चेंज है, तो उसके लिए भी हमें एक नई सोच की जरूरत है। और इस जो ग्लोबल फ्लक्स जो हो रहा है, जो राइजिंग पावर्स है, चाहे वो पोलैंड हो, यूक्रेन भी एक बहुत मेजर शक्ति है, उनका जो इंपॉर्टेंस होगा, उनको भी एहसास होना चाहिए कि उनका भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि कोई प्रगतिशील देश का भी होता है। और चौथा जो है, मैं समझता हूं बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नए मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो हमारा जो स्पेस के बारे में हो, और ये सारे मुद्दों पे हमें
नए रूल्स बनाने की जरूरत है जो कि सारे दुनिया को, सारे वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल हो। और ये जो रूल मेकिंग है, ये कहां पे होगा, कैसे होगा, कौन कितनी हद तक उसमें भागीदारी करेगा, ये सबको एहसास करने की जरूरत है। क्योंकि जो मिडिल पावर्स है वो अभी तक ये समझ नहीं पाते हैं कि वो भी कुछ मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। भारत जैसा देश जिसका इतना सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, जिसका अभी एक राइजिंग पावर भी है, वो इन्हें जब बताता है इसके बारे में तो उनको भी कुछ कॉन्फिडेंस होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। और मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जब देश देश में जाते हैं वो ये संदेश भी ले जाते हैं कि आप भी एक इसका भागीदारी कर सकते हैं इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑर्डर में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे मल्टीपोलर हो रहे पूरी विश्व व्यवस्था में कैसे रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है, नए रूल्स के माध्यम से जो विश्व में कानून व्यवस्था चले और ऐसी व्यवस्था जहां पे विश्व शांति और स्थिरता के साथ आगे दुनिया बढ़ सके, वो कैसे आगे हो, उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे से लगातार जुड़ी खबरों पर हम विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और ये लगातार खबरें जारी रहेंगी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूक्रेन की यात्रा पर हैं और पोलैंड के बाद अब यूक्रेन पहुंचे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि भारत और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे पर लगी हुई है कि आखिर इस दौरे से शांति के एक नए संदेश से क्या कुछ संकेत निकल सकते हैं, क्योंकि संघर्षरत युद्ध के बीच में क्या एक संभावना हो सकती है, उस लिहाज से पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री के इस दौरे पर लगातार देख रही है। हमारे साथ में दो खास मेहमान लगातार बने हुए, अतुल नेजा जी स्टूडियो में हमारे साथ बने, इसके अलावा संजय भट्टाचार्य जी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय भट्टाचार्य जी, आपसे इस बात को समझना चाहेंगे जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, नई भू राजनीतिक स्थितियां पनपी हैं, लेकिन जब भी कोई एक विदेश नीति के मोर्चे पे कदम उठाता है कोई देश, तो उसके कई संदेश होते हैं। प्रधानमंत्री का 1.5 महीने के बाद में, रूस की यात्रा के 1.5 महीने के बाद में यूक्रेन की यात्रा करना, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद से भारत को लेकर कई प्रकार की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन इस कदम से अब क्या नए संदेश और संकेत निकलेंगे, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो आप देखिए, क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चा हो चुका है। आप अगर इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को देखें, एनालिस्ट को देखें, बहुतों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, लेकिन मेरे अनुमान में प्रधानमंत्री का रूस जाना और उसके बाद यूक्रेन आना, दोनों अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो पॉलिसी है उसका एग्जाम्पल है। रूस के साथ हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल पुराना रिलेशनशिप है, बहुत गंभीर है, और मेरे अनुमान में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो कि हमें कह सकता है कि आप रूस के साथ ऐसा संबंध ना रखें या संबंध को बदले। अगर बदलना है वो हम लोग खुद तय कर लेंगे कि कैसा बदलना है। वैसे ही यूक्रेन के साथ भी, जो कि पहले रूस के साथ बहुत ही मिला हुआ था, एक जमाना था, यूक्रेन के साथ भी हमारा बहुत गंभीर नाता है। और उसको हमें काफी देशों ने ये कहा कि जब यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध हो गया, जब संघर्ष हो गया, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो गया, तो हम लोगों ने एक इक्वी डिस्टेंस का हम लोगों ने पोजीशन लिया, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल्ड पोजीशन था संघर्ष के विरुद्ध। और उस समय लोगों ने हमें ये भी क्रिटिसाइज किया कि आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में, लेकिन ये समझ नहीं रहे कि ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है, इसमें पहले जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है उनको समझने की जरूरत है।
और जो हमारे जो पुराने सिविलाइजेशनल जो नीति हैं और जो प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, चाहे वो बौद्ध का नीति हो, चाहे वो हमारा जो गांधी जी का हो, वो हमने जो आगे बढ़ाया। संघर्ष होने की जरूरत है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है, और जो हमारा आउटकम की जो हम लोग आकांक्षा रखते हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस युद्ध के दौरान नहीं है, वो डिप्लोमेसी और डायलॉग के दौरान होता है। तो ये जो हम लोग संकेत भेज रहे हैं, ये मेरे ख्याल में सबसे जरूरी है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जो कि जो शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्थिति में, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम लोग मिडिल पावर से ऊपर उठ चुके हैं, हम लोग कभी ग्रेट पावर की ओर जा रहे हैं, और इसमें जो मिडिल पावर्स जो उभर रहे हैं, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप हो, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसके बारे में हमारा जो एक्सचेंजेस होता है, ये मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा जो विजुअल्स जो थे, प्रधानमंत्री ने जो ज़ेलेंस्की के साथ जो बहुत सहानुभूति का जो प्रकट किया, जो नीति का जो प्रकट किया, ये सब भारत की नीति है, और ये जो चेंजेस जो आने वाले हैं, उसमें भारत का क्या रोल हो सकता है और उनका क्या रोल हो सकता है, इसका भी जिक्र होना जरूरी है। इसलिए मेरे ख्याल में जो क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं, उसके बारे में आई थिंक हम उतना महत्व नहीं देते हैं। ये दूसरा कारण है जिसके बारे में हमारे ये सारे दौरे हो रहे हैं। जी, अतुल जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ये मौजूदा यात्रा ये सिर्फ दुनिया के लिए भी कई प्रकार के संदेश दे रहा है? भारत अपने आप को एक पोजीशनिंग कर रहा है, अपनी विदेश नीति को एक तरीके से और स्पष्टता देता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एक वैश्विक नेता के तौर पर एक पोजीशनिंग और मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर आप क्या और बड़े संदेश देख रहे हैं, जो सिर्फ भारत और यूक्रेन के आपसी संबंधों से इतर भी दुनिया के नज़रिए से भी हैं? अरिंदर जी, सबसे बड़ी बात जो संजय जी कर रहे थे, ये जो प्रधानमंत्री का विज़िट है, पहले रूस और फिर यूक्रेन, ये शो कर रहा है हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया अब समझे कि जो सोवियत यूनियन के कलैप्स के बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनी थी, कि वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड के जो रूल्स हम जैसे बात कर रहे थे, एक उसमें ये रूल है कि हम जो मिडिल पावर से ऊपर उठे हैं, जैसे संजय जी कह रहे थे, कि हमारी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हम इंडो पैसिफिक से करेंगे, हम यूरेशिया भी जाएंगे, हम रूस भी जाएंगे, हम यूक्रेन भी जाएंगे। तो एक तरह से अगर हम पहले के डॉक्ट्रिन्स देखें, मुझे याद आ रहा है जॉर्ज बुश जूनियर इराक वॉर के टाइम का था, माई वे और द हाईवे, मतलब हम ही सब हैं। तो ये वो उस चीज़ों का भारत ने अपनी नीति में कह दिया है कि हम इस बात को नहीं मानते। हर एक पोल का और हर एक मिडिल पावर का और जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, सबकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है और कोई इसको दबा नहीं सकता। और ये एक बड़ा एक ग्लोबल मैसेज जा रहा है कि रूल्स ऑफ द गेम में अब एक कोई पक्ष नहीं है जो अपना बोलबाला या अपनी सोच दूसरों पे थोप सकता है। तो ये एक तरह से ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात जो ज़रूरी है कि ग्लोबल साउथ अब वो इमेजिनेशन आप चेंज करें जो पहले थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्रीज़ की इस तरह से गरीब देशों की इमेजिनेशन थी। ग्लोबल साउथ उम्मीद लेके आया है। अगर पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर आना है तो उसमें इसका जो ग्लोबल साउथ है वो फ्रंट एंड पे है। वो दुनिया को आज की जो नेगेटिव स्थिति है उससे बाहर निकालने का एक जरिया है, एक व्हीकल है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ जाना, एक ग्लोबल इवेंट के अंदर एक फ्रंटलाइन रोल प्ले करना, एक तरह से ग्लोबल साउथ की तरफ से मैसेज है कि अब हम भी ग्लोबल एजेंडा को चलाएंगे और एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाएंगे जिसमें सब शामिल हों, सबकी आवाज़ उसमें शामिल हो। ये नहीं कि सिर्फ भारत और ग्लोबल साउथ की आवाज़ हो और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ना आए। तो एक तरह से ये मैसेजिंग जो जा रही है, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी, ये सामने नज़र आ रही है ये इस दौरे के लिए। आई थिंक ये बड़े बड़े मैसेजेस हैं जो आगे जाके हम इसको एक ठोस नीति में हमको डालना है और सबकी सहमति इसमें चाहिए। वो एक डिप्लोमेटिक एक चैलेंज रहेगा हमारे लिए, क्योंकि टूट रहा है पुराना ढांचा और नए ढांचे को सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए हमारा और ग्लोबल साउथ का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। मिस्टर भट्टाचार्य जी, यही बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर एक तरीके से कोलैप्स किया,
नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है और जब चीज़ें तय हो रही हैं या गेम के रूल तय हो रहे हैं, उस वक्त अपने आप को प्रॉपरली प्रोएक्टिवली रखकर उस गेम के रूल्स को सेट करने में प्रोएक्टिव रोल अदा करना या कैसी व्यवस्थाएं हों, उसके लिए मुखरता से अपनी बात को विश्व मंच पे रखना, आपको लगता है कि इन सब नजरियों के लिहाज से मौजूदा वक्त में हमारी विदेश नीति के मोर्चे पर वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं? जी, आप तो जानते हैं कि चेंज सबको अच्छा लगता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ चेंज जिसको हम कहते हैं वो बड़ा पेनफुल होता है। और वही हम आज भी देख रहे हैं, जो कि एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड पावर्स है, पॉलिटिकल पावर्स हो या मिलिट्री पावर्स हो, उनके लिए ये नया रियलिटी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए हम लोग काफी देख रहे हैं कि संघर्ष जो होता है वो भी इसीलिए होता है क्योंकि उनका ऑप्शंस जो है वो कम हो गए हैं और एकमात्र ऑप्शन उनके लिए रह जाता है कि वो संघर्ष की ओर चले जाए। तो संघर्ष एक लास्ट ऑप्शन हम लोग कहते हैं। हाँ, वो क्लॉशविट्ज भी कहता था वो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि ये काफी हद तक ये आगे चल रहा है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारा पोजीशनिंग जो है, हमारा जो संगठन जो हम बना रहे हैं, इसके और हम लोग लगातार प्रयत्न करते रहे। और जैसे हम लोग इसके बारे में हम लोग और देशों को ले आएंगे, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं दी ग्रोथ रेट्स डेवलपिंग साइड वर्ल्ड का जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड से काफी आगे है। हालांकि गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग बहुत ही वाइड है और वो गैप भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका बेस बहुत ज्यादा है। लेकिन टेक्नोलॉजी से हम लोग लीप फ्रॉग कर रहे हैं डेवलपमेंट के स्टेजेस। हम लोग नए इंस्टीट्यूशन जो बना रहे हैं, ये हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस उतना सक्षम आज नहीं है। आप अगर देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बहुत ही इफेक्टिव एक बॉडी था, चाहे वो पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में हो, वो काफी सक्सेसफुल था। लेकिन आज क्योंकि वो आज के रियलिटीज के साथ मिला हुआ नहीं है, वो सक्षम नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि नए बॉडीज बन रहे हैं, चाहे वो प्लूरिलैटरल बॉडीज हो, चाहे वो रीजनल बॉडीज हो। हम लोग देख रहे हैं कि WTO में जब हमारा डिसीजन नहीं होता है, हम लोग रीजनल ट्रेडिंग एसोसिएशन, हम लोग FTA बना लेते हैं ताकि हम लोग आगे जो बढ़ने की हमारी जो इच्छा है उसको हम लोग आगे ले जाए। तो ये नया ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका है कि जो पिछड़े जो देश थे वो अभी आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ने की उनकी आशा है और उनमें क्षमता भी बढ़ चुका है। तो एक है कि कैपेबिलिटी जब बढ़ जाती है उसके साथ एक विलिंगनेस की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया का ट्रांजिशन मिडिल पावर से ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि हमारे कैपेबिलिटी के साथ विलिंगनेस भी बढ़ रहा है। विलिंगनेस टू एंगेज रीजनल इश्यूज में, विलिंगनेस टू एंगेज ग्लोबल इश्यूज में, और इससे हम लोग दुनिया का जो चेंज लाएंगे वो सबके साथ कंसल्टेशन से बन रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्थिति है और जब रूल मेकिंग होगा इसमें भी हमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की जरूरत है और ऐसे में भारत एक प्रोएक्टिव रोल अदा करता भी दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे से जुड़ी हर पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, दृश्यों को भी आप तक लाते रहेंगे और ये विश्लेषण भी हमारा लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर। आज सुबह प्रधानमंत्री पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे हैं। लगभग 10 घंटे की ट्रेन से यात्रा करने के बाद में
और प्रधानमंत्री का करीब 7 घंटे का कार्यक्रम है यूक्रेन कीव में और इस वक्त प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर चल रहा है। तमाम तस्वीरें हमारे पास में कीव से आ रही हैं, उनको हमने आप तक पहुंचाया है। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने क्या है, इस यात्रा से क्या बड़े संदेश और संकेत निकलते हैं, उसका विश्लेषण भी हम अपने खास मेहमानों के साथ लगातार कर रहे हैं। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अतुल अनेजा जी विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल जी, इस बात को किस तरीके से आप देखेंगे, जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक नए प्रकार की पूरी स्थिति परिस्थिति बनती नजर आ रही है, उसमें मिस्टर भट्टाचार्य ने कहा था कि भारत आज कैपेबल ज़्यादा हुआ है और उसमें एक विलिंगनेस भी नज़र आ रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था के लिए वो लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को हमने पोलैंड में भी अभी कल और परसों में सुना है कि किस प्रकार से उन्होंने देश में हो रही तरक्की का जिक्र किया है। जो तमाम जो यूरोपियन देशों की जनसंख्या है उनसे ज़्यादा देश की आबादी को कैसे बेहतरी के लिए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। तो इन सारी चीज़ों में जब हम कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात करते हैं, देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और विलिंगनेस या विल पावर की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ नेतृत्व में दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि ये दो बड़े फैक्टर्स हैं शायद जिसकी वजह से आज एक वैश्विक छवि भारत की बदली है, वैश्विक नेता के तौर पर पीएम मोदी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है? बिल्कुल आरिंदर जी, ये दोनों जो पिलर्स हैं कि एक तरह से कैपेबिलिटी है और एक तरह से विलिंगनेस है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कैपेबिलिटी की अगर तरफ हम देखें तो नई कैपेबिलिटी आ रही हैं, जैसे हम देखें न्यू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सारी जो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स भारत में बनने वाले हैं, तो एक तरह से न्यू इकोनॉमी की तरफ हम लीप फ्रॉग कर रहे हैं, जैसे कि संजय जी ने पीछे बात की है। तो कैपेबिलिटी आपकी साथ साथ आपकी जियो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, HADR जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिलीफ, वो हम कर रहे हैं। हम टर्की में अगर ये अर्थक्वेक आता है तो हम अपने लोग, हमारे NDRF के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे नेपाल में हो चाहे। तो कैपेबिलिटी का उदाहरण ये बिल्कुल हमारे सामने है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक जो इसमें कमज़ोरी आ रही है, आपने कहा 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हम बन गए, वो सही बात है, लेकिन जो चुनौतियाँ आ रही हैं मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से हमें एक महाशक्ति बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है कि 10-12 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न जो है, एक तरह से आप देखेंगे सुएज़ कैनाल है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, अगर मैरीटाइम उसमें ही देखें तो इसमें कैपेबिलिटी हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। और लेकिन ये हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ पर मेक इन इंडिया की बात हो रही है, वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, पूंजी निवेश की बात हो रही है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच चल रही है इस वक्त, उसमें विलिंगनेस और कैपेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ साथ इसको और एक तरह से मजबूती देने की ज़रूरत है, और जो होगी जब हमारी ये इंडस्ट्री 4.0 जो है ये आगे बढ़ेगी, हम लीप फ्रॉग कर पाएंगे। तो सबको तालमेल करके मुझे लगता है कि तभी हम जो एक वैक्यूम मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो आ रही है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। बात एक और हुई है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, संजय जी ने बात की है, उसकी बहुत ज़रूरत है। इस टाइम पे UN सिक्योरिटी काउंसिल का ढांचा जो है आउटडेटेड हो चुका है, उसी तरह से बाकी की एसोसिएशंस हैं, नई ऑर्गेनाइजेशंस उभर के आ रही हैं, लेकिन क्योटिक तरीके से आ रही हैं। कोई FTA इधर हो रहा है, कहीं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बन रहा है, AIIB बन रहा है, लेकिन एक कोहेरेंस से नहीं हो रहा ये काम। तो इसको आप आगे एक तरह से केंद्रित करने की ज़रूरत है, और ये चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये विलिंगनेस जो है और साथ साथ एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी, इनका कॉम्बिनेशन, और फिर हमारे जो है वर्ल्ड इज़ वन फैमिली जो डॉक्ट्रिन है, और कंसेंसस बेस्ड हम चाहते हैं कि हमारा एक कल्चर है, एक डिप्लोमेटिक कल्चर, ये एक क्रिटिकल मास देगा भारत को एक लीडिंग देश में शामिल करने के लिए, एक तरह से ग्लोबल लीडरशिप की तरफ से। ये नहीं, लीडरशिप का मैं नेगेटिव मीनिंग नहीं निकाल रहा, लेकिन नेचुरल एक तरह से दिशा देने की आपके पास एक पर्टिकुलर USP होनी चाहिए, और वो एक तरह से डेवलप होगी जब ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो एक साथ मिलेंगे।
बिल्कुल, एक आइडिया ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो को एग्जिस्टेंस भी साफ दिखाई पड़ता है कि हम सह अस्तित्व के साथ में विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये शायद एक अपने आप में भारत लगातार विश्व मंच पे एक संदेश देता जा रहा है। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कैसे मौजूदा वैश्विक संस्थाएं या फिर यूएन जैसी संस्थाएं आज की चुनौतियों से निपटने में उतनी कारगर नजर नहीं आ रही हैं, और शायद उसमें रिफॉर्म की बात हो या फिर नए बन रहे जो मंच हैं वो अपने आप में ज़्यादा प्रासंगिकता एक तरीके से होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या यही एक बड़ी वजह है कि हम देखते हैं कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके प्रवक्ता के बयान भी आता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा शांति स्थापित करने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है, कि यूएन जैसी संस्था भी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से एक शांति के मददगार के तौर पर उम्मीद लगाने का एक रिएक्शन देती है। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल जो यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी सारे वीकनेसेस है। ये सही है कि जब लीग ऑफ नेशन से हम लोग यूएन की ओर बढ़े दूसरा महायुद्ध के बाद, उस समय हम लोगों ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में डाला गया है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल और उसके परमानेंट मेंबर्स का जो वीटो पावर्स है, उनका जो रोल है, ये बहुत ही ज्यादा है आज की दुनिया में देखने के लिए। तो हम लोगों ने काफी इस पे रिफॉर्म्स की बात की है। दुनिया भर में ये मान्यता है कि यूएन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इंडिया जैसे देश को और ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए, चाहे वो एक एक्सपैंडेड सिक्योरिटी काउंसिल में हो या ये दूसरे बहुत सारे मसलों पे हो। लेकिन कुछ ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि इससे पूरी तरह सहमत नहीं है और विरोध करते हैं। ना सिर्फ वो इंडिया का विरोध करते हैं, जो कि सीरियस इश्यूज है, जैसे कि टेररिज्म के बारे में, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है जो कि सभी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसमें भी वो बाधा डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले जब हमारा कोविड पैंडेमिक फैल रहा था, उस समय भी WHO को पूरा फ्रीडम नहीं मिला ताकि वो एक इफेक्टिव कैंपेन कर सके, ताकि दुनिया भर में हम लोग कोविड का फाइट बैक कर सके। और इसीलिए कुछ ऐसे प्रगतिशील कुछ जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को इनिशियल स्टेप लेना हुआ, जैसे कि इंडिया भी बहुत आगे था कोविड के फाइट के अगेंस्ट, और बहुत सारे देशों में हम लोगों ने वैक्सीन्स वगैरह का एक्सपोर्ट किया ताकि वो लोग उसको फाइट कर सके। तो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत सारे वीकनेसेस है, पर उसके रूट में ये है कि जो पुराने पावर ब्रोकर्स हैं वो अपना पावर ना तो सिर्फ देना नहीं चाहते, वो शेयर करना भी बहुत झिझकते हैं। तो ये चेंज आने की जरूरत है। ग्लोबल साउथ एक पद्धति है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एक पद्धति है, लेकिन इवेंचुअली मैं भी मल्टीलैटरलिस्ट हूं। मेरा भी विश्वास है कि इवेंचुअली दुनिया को के सारे देशों को इकट्ठा मिलकर एक ऐसा मजबूत मल्टीलैटरल सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें वो लोग सब ऐसा एक कंसेंसस इवॉल्व कर सके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। और वो जो चेंज ऑफ जीरो सम गेम, जो पुराना अप्रोच था जिसके दौरान हम लोग काफी सारे युद्ध के मामलों में हम लोग फंस जाते हैं, वो जीरो सम गेम का अप्रोच का भी चेंज करना बहुत जरूरी है। आप अगर देखिए एशिया के देशों में, अफ्रीका में, ये जीरो सम गेम अभी पीछे हो चुका है क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की ओर इतनी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज